वेलकम इकोनॉमाइंड्स। तो आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का यूनियन बजट का पार्ट 2। तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वाज बेसिकली अबाउट कि बजट क्या है, बजट के स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्वड इन द बजट एंड बेसिक मोटा मोटा एक छोटे मोटे क्वेश्चंस की कैसे कैसे पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन। आज इस सेशन में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इवन दो यू कैन सी दैट इट इज देयर यूनियन बजट हाइलाइट्स, बट हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पे हम लोग मेजरली बात करेंगे किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन मिला है, फंड एलोकेशन कितना हुआ है, ट्रेंड्स क्या रहे हैं रिसीट्स का, बजट डेफिसिट का। इसके अलावा व्हाट आर द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, जीवीए का पार्ट क्या है, एग्रीकल्चर का जीवीए का पार्ट क्या है, इंडस्ट्री का क्या रहा है, टर्शरी सेक्टर का क्या रहा है। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो चलिए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद दिस लेक्चर. I hope that you are also too. Yes, I can see most of the people have started logging in. So let's quickly start with this. I'm starting with this lecture now. So let's start with this. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था 2-3 साल में, जो यूनिक क्वेश्चन थे वो ये थे, राइट, किस मिनिस्ट्री का सबसे ज्यादा एलोकेशन रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो बजट का दिखाया है। ये है 2022 का बजट रैंक, राइट, और मिनिस्ट्रीज क्या लिखी हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इफ यू आर रीडिंग द स्लाइड, मैं ऊपर नहीं गया हूं, ऊपर का जो चीज है ये वाला और ये वाले में दोनों ऑपोजिट मतलब है। इसको मैं थोड़ा सा लेट बात करूंगा इसके ऊपर, तो इसको डोंट रीड इट नाउ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अभी हम बात कर रहे हैं रैंकिंग की। रैंकिंग का मतलब किस लिए होता है कि भाई वो 45,000 करोड़ था ना, 450903,097, वो अमाउंट का सबसे ज्यादा पोर्शन किस मिनिस्ट्रीज को मिला है। पॉइंट समझ में आया? पूरे बजट का सबसे ज्यादा पैसा किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। जिस मिनिस्ट्री को दिया गया है उसको हमने डाल दिया नंबर 1, ठीक है, मोटा मोटा पैसा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरा, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज को तीसरा, होम अफेयर्स को चौथा, रेलवेज को पांचवा, रूरल डेवलपमेंट को 6, फार्मर्स वेलफेयर को 7 एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को 8। हालांकि और भी हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा। अगर क्रोनोलॉजी में आते हैं तो आप यहां से बैठा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी है वो 9, 10, 12, 11 में होगा। आपको अगर टॉप 5 याद है, आप टॉप 5 पे देखिएगा कि भाई सबसे बड़ा क्या है, डिफेंस, राइट। हम इंडिया इज नोन फॉर डिफेंस, डिफेंस इतनी हमारा सभी तरह से हमारे पास जो है वो जल है, स्थल है, पहाड़ है, सब जगह से हम घिरे हुए हैं, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक, उसके बाद क्या है, एक बार हमने अपनी सेफ्टी देख ली, उसके बाद खाना ही तो खाना है, राइट। उसके बाद इधर से उधर जाना है, उसके बाद होम अफेयर्स, रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे। यहां पे जो पार्ट है, दिस इज द हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज। हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को लास्ट ईयर 100 रुपए मिलता था, अब इसको 150 रुपए मिला है, ठीक है। तो यहां कितना इंक्रीज हो गया है, कितना इंक्रीज हुआ है, 55%, 50% इंक्रीज हो गया है यहाँ पे, राइट। आप कैसे देखेंगे, 150 माइनस 100 अपॉन 100 ऐसे करके, तो 50% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे प्लस 50%। लेकिन मान के चलो डिफेंस को लास्ट ईयर मिलता था 1 लाख रुपए और उसको इस साल मिला है 1,20,000 रुपए, तो इसका सेक्टरल इसका ग्रोथ कितना हुआ, 20%। तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं बात कर रहे हम यहां पे, जब रैंकिंग कर रहे हैं तो भई कितने रुपए दिए गए, और जब हम यहां जाते हैं दिस इज द एनुअल इंक्रीज परसेंटेज के रूप में, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जो मिला है दैट इज 93% का ग्रोथ मिला है। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नंबर 1 है। यही टाइप के क्वेश्चन जो है सेंसेक्स में भी हम गलती करते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहां है, SC ST OBC का, या सबसे हाईएस्ट अर्बनाइजेशन कहां पे है, किस स्टेट में है, या किस स्टेट में सबसे लीस्ट अर्बनाइजेशन है। तो परसेंटेज का खेल है ये, राइट। एक है प्रोपोर्शन, एक है परसेंटेज। तो ये है अमाउंट में और ये है परसेंटेज में। तो इसके बाद था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 52% इंक्रीज मिला है। अब वो 52% कितना रुपए है हमें नहीं पता,
राइट। सो नेक्स्ट बात है जल शक्ति 25%। सिमिलरली ये जो है ये इस साल का बजट है, 23-24 का बजट है, आपके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबसे ज्यादा इंक्रीज मिला है, सबसे ज्यादा इंक्रीज, ये बेस्ट तरीका है बात करने का, सबसे ज्यादा इंक्रीज मिला है 49%। जल शक्ति को 31, पहले कितना था 25% मिला था, अब कितना 31। और रोड ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे 52 मिला था, ठीक इसका उल्टा कर दिया है, देखो ठीक इसका उल्टा कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम ये समझ गए। अब इस साल का डेटा देखते हैं, ये है इस साल का डेटा, देख के डरना मत, डेटा देख के डरना मत, क्योंकि एक तो ये डेटा सॉर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो एनीवे ये सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो देखना है आपको यहां से रैंकिंग करनी है। रैंकिंग का मतलब क्या है, ये है देखो डिफेंस को कितना मिला है, समथिंग कुछ इतना अमाउंट 5,93,000 नहीं 5,93,000, ये रुपीस करोड़ है, हाँ। तो 5,93,538 करोड़ रुपए डिफेंस को मिले हैं, किसमें से, वो टोटल बजट देखो 4503,097 में से इसका कंपोनेंट है ये, इस 45 करोड़ 45 कितना हुआ ये 45 लाख करोड़ में से, सॉरी 45 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस को दिया गया है। इतना पैसा कभी सोचा नहीं ना, इसलिए मुश्किल हो रहा, थोड़ा बोलने में भी आप लोग हंस रहे हो, मैं समझ रहा हूं। 45 लाख करोड़ में से 5,93,000 करोड़ रुपए डिफेंस को दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, डिफेंस का पार्ट है। अदर मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे जिनको 20 लाख करोड़ दिए गए हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट तो सबसे नंबर 1 डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखो नंबर 2 कौन सा है, 2,70,000, ये 2-5 ये सब 2 वाले हैं, तो यही आ गया दूसरा। ये वैसे भी मैंने रैंक में बिठा रखा है वैसे, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया। अब आपका एक काम, छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 7 तक कर दिए हैं, ये 7 एक कॉपी में लिखिएगा और इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, और वैसे एक्रोनिम बनाना कि भैया इस साल का जो 1 है वो इस साल का 6 हो गया, या इस साल का 2 जो है वो इस साल का 3 हो गया, इस तरह का कर लेंगे आप लोग। तो ये जो है ये 22 का डेटा है, और ये वाला जो मैंने आपको दिया है दिस इज 23-24 का। आशा करता हूं इतना आप कर लेंगे, राइट। और यही आ गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ गया, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। एक बात याद रखना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सही से पता है कि सर आप जो बताते हो वो पेपर में आता है, तो मैंने ये पहली बार क्वेश्चन को देख के नहीं बना रहा हूं, ये मैं पहले भी कर चुका हूं, राइट। आप ये सोच रहे होंगे आज के पॉइंट ऑफ व्यू में जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं वो कहेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन देके आपने बनाया है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये पहले भी मैंने किया था, उसके बाद क्वेश्चन आ गया, मैं बच्चों को बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से तैयारी करनी है, राइट। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा बड़ा बड़ा। अब जो हमने किया था पीछे स्टेज, हमने रैंकिंग कैसे की थी, सबसे बड़े को हमने सबसे दिया था 45 लाख करोड़ में से जो 5,90,000 जो भी था वो डिफेंस को गया था, तो वो क्या था, हमने रैंक 1 दिया था। अब आपको उल्टा काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द फंड एलोकेशन, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ के ना आपको एक चीज समझ नहीं आएगी कि हमें रैंक में हिसाब से करना है। देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द फंड एलोकेशन। अच्छा ठीक है, फंड एलोकेशन है ना, पैसा कितना दिया है, तो सबसे कम जिसको पैसा दिया गया है उसको हम पहले डालेंगे, पॉइंट नोटेड। जिसको सबसे कम पैसा मिला है उसको सबसे पहले हम डालेंगे, जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला सबसे बाद में जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमने मोटा मोटा हिसाब, अभी तक आपने डेटा याद नहीं पड़ा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं ये है 22-23 का डेटा है, तो डिफेंस तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, राइट। पकड़ लिया आपने, आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि डिफेंस सबसे लास्ट में है। आप देखिए यहां चलता हूं मैं, ये 22-23 का डेटा है, आप देख सकते हैं 22-23 का डेटा। यहाँ सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया, डिफेंस को दिया गया, तो इसलिए डिफेंस सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर है ना। देखिए कितना आसान था ये, तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ लेना है और आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये स्कीम्स एलोकेशन है। इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हर घर नल से जल को कितना पैसा मिलना है, जल जीवन मिशन में कितना पैसा खर्चा किया गया है। तो आपको जो है ये बजटेड पैसा याद रखना है, मोटा मोटा। अगेन अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से योजना होते हैं जो कि
अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा प्लीज, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द सेशन ऑफ द क्लास। वो कौन से योजनाएं हैं जिसपे आपकी पैनी नजर रहेगी, जिसके पे यूनिक आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिनके भी नाम के आगे प्रधानमंत्री लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली स्वयं प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, राइट, क्योंकि वो हमने चुने हैं उनको। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी के नाम पे जो भी योजना है दैट इज आम योजना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर कॉमन मैन। तो पीएम आवास योजना वेरी इंपॉर्टेंट। जल जीवन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट जो भी हैं, राइट, वो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैं, उनके ऊपर चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, एक्वेटिक एनिमल हो, या आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड हो, या पानी हो, जीने की बात हो, वो सारे इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे जो भी चीज वो मटेरियल में डिपेंड करते हैं। आ गया जल जीवन मिशन, किसान, मनरेगा, नेशनल एजुकेशन मिशन, हेल्थ मिशन, राइट। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो था कि जल जीवन मिशन में कितना बजट एलोकेट हुआ है। देखो सीधा सीधा नंबर है यहां से। अब बजटेड पूछा था, रिवाइज नहीं। अगर बजटेड 2022-23 का होगा तो 60,000 होगा, अगर बजटेड 23-24 का है तो 70,000 है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक बार देखने के लिए देखनी जरूर चाहिए। सिंपल लुकिंग एट द डेटा, कहो सर डेटा बहुत सारा है ये याद नहीं होगा, इस तरीके से आप वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर में नहीं पहुंच पाओगे, राइट। सो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर दो, एक बार मेहनत तो करो। मैं तो आपके साथ हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एंटायर थिंग हियर, राइट। सो एक बार देख लो, क्या पता पेपर में वही याद आ जाए, राइट। सो 60,000 था जब ये ओरिजिनली पेश किया गया था, लेकिन 23-24 में 70,000 था। देखिए इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी के नाम पे स्वच्छ भारत अभियान पड़ा, मनरेगा पड़ा, राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गारंटी ये वाला छोड़ दीजिए, नेशनल लाइवलीहुड आजीविका वाला ये याद रखिए, अमृत वाला याद रखना, राइट, सक्षम एंड पोषण, बिकॉज सक्षम आंगनवाड़ी इज अगेन ऑन द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर द वुमेन या बच्चों के लिए, राइट, तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ये देखिए टोटल बजटेड एलोकेशन ऑफ 22-23 का फॉर हर घर नल से जल इज व्हाट। अब हर घर नल से जल कितना होगा? 60,000, राइट। तो दैट इज व्हाट। नेक्स्ट आते हैं एनुअल ग्रोथ रेट के ऊपर, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। अब ये जो ग्रोथ रेट हैं ये आपके पास मैंने सारे दे रखे हैं, पहले मैंने प्लान के हिसाब से करके दिए थे आपको पहले कभी, अब मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, 3 एनुअल प्लान। एक चाहे तो आप, मैं एडिशनल करने की सोच रहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, हालांकि ये स्लाइड भी आपके पास होगी इफ यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट, अगर नहीं मिले तो बता देना, मैं कभी उसको ऐड कर दूंगा एडिशनल में। यहां पे आप एक कॉलम बना लीजिएगा और इस कॉलम के यहां पे लिखिएगा द मोटो, द एम, जैसे गरीबी हटाओ, राइट, सेल्फ रिलायंट, सस्टेनेबल। हमने ये सब बातें कब की थी? हर एक 5 ईयर प्लान में एक मोटो होता था, एक ऑब्जेक्टिव होता था। तो वो ऑब्जेक्टिव की स्लाइड मैंने कभी कहीं ना कहीं पुराने स्टूडेंट्स को दी होगी। आप चाहे तो यहाँ पे एक, या अपने पास अगर कोई सोर्स है, आपके पास कोई इंडियन इकोनॉमी की किताब है, वहां से पढ़ के आप इनके सामने लिख दीजिएगा, ताकि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रहे और वहां पे आप पढ़ सकें कि भैया किस किस में क्या क्या ग्रोथ था। और अगर एक चीज और कर सकें, ये भी मैंने किया हुआ है लेकिन हालांकि अगेन टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे मैं कर नहीं पाया। तो टारगेटेड ग्रोथ कितना था और एनुअल ग्रोथ कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ। टारगेटेड एंड एक्चुअल ग्रोथ के बीच में कहां पे ऊपर या नीचे गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स इंडिया हैज सरपास्ड द प्लान्ड ग्रोथ रेट। कितने प्लान्स में ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से या टारगेट ग्रोथ रेट से ऊपर चला गया, राइट। तो एनीवे यहां पे मैंने आपको जीडीपी के ग्रोथ रेट का सारा डेटा दे रखा है, राइट। याद रहेगा, आशा करता हूं ये पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा कहां आया है, नोटिस करो, सबसे ज्यादा कहां आया है। अगर हम देखें तो ये वाला टाइम जो है, देखिए 16-17, राइट। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट 15-16, मैं समझ रहा हूं जो बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं, कमेंट में भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट पढ़ नहीं सकता बिकॉज आई कैन नॉट बी
एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स मैं इसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 15, 16, 16, 17, राइट। उसके बाद आप देखिए 7 पॉइंट, अब इन कमेंट्स का जवाब मैं क्या दूं, देखिए 7 और 12 में भी था। इंडिया का जब भी 2000 के बाद की हम बात करते हैं बहुत ग्लोरियस था। इस 7.8, 7.9 आज आईएमएफ फोरकास्ट कर रहा है कि 6 पर जाएगा। तो सोचो 7.8, 7.9 का मतलब क्या था, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली में। तो आप यहां से सबसे सही टाइम देख लीजिए कौन सा था। सबसे बेस्ट टाइम जो इंडिया के लिए था दैट इज 2016 एंड 17, ये वाला, राइट। इसके बाद 15, 16 भी सही था, उससे थोड़ा कम था लेकिन था। फिर 11th एंड 10th था। और सबसे घटिया हालत जब अगर हमारी हुई है कभी, जब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, तो वो तो कोविड-19 की बात है, इसमें तो हमारे हाथ में नहीं है ये। और ऐसे अगर आप देखें सबसे कम वाला जो है दैट इज 3.3, आई थिंक 3 एनुअल प्लान, ये है 3 सबसे वर्स्ट, राइट। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। तो मैंने यहां पे आपके साथ ये कर दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा एक बार। तो आपको इसको अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम वाला पहले आएगा, उसके बाद बड़ा, फिर बाद में बड़ा। सबसे बेस्ट वाला जो है वो सबसे बाद में आएगा। तो अभी ये मैंने आपको चीट शीट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए ये चीट शीट दे दिया है। अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा लगता है। तो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20 ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो डेटा देखिए कहाँ पे है। तो 15, 16 इज ए, 16, 17 इज बी, 17, 18, 18, 19 और ई, राइट। अब देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ई, 19, 20 सबसे कम गया यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपका 7.6.5, तो ये आ गया डी। फिर आ गया आपका सी, तो ई डी सी ए बी, ई डी सी ए बी, ई डी सी ए बी, एकदम हूबहू मैच हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी, जैसा मैंने बोला वैसे ही मैंने बताया आपको कि जितने भी पॉलिसीज, जो भी योजनाज वुमेन, चिल्ड्रन, वनरेबल सेक्शन, एससी, एसटी, ओबीसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उसी के हिसाब से एलोकेशन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कितना पैसा मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बजट, राइट। तो ये बजट का कितना बजटेड है ये याद रखिएगा। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो सबसे ज्यादा सरकार का फोकस कहां पे है, आप देखिए वो है वेलफेयर ऑफ द वुमेन। यानी कि अगर ये वुमेन वाला पैरामीटर हमारा ठीक हो गया ना, तो हमारा इनइक्वालिटी ठीक हो जाएगा। हमारा इनइक्वालिटी ठीक हो गया, हमारा एचडीआई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो कॉम्पोनेंट है वहां से। आईएमआर बढ़ जाएगा, आईएमआर कम हो जाएगा, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, राइट, वगैरह वगैरह। तो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। सो इस टाइप का ना आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सरकार के लिए वो है महिला सशक्तिकरण, राइट, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। बिकॉज वुमेन अगर एम्पावरमेंट हो गया तो पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट द नंबर 1 मोटो। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सबसे पहले आगे जब तक आप डेवलपमेंट नहीं देंगे उनका, जब तक उनका भला नहीं होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं किसी भी हालत में। तो इसके बाद आता है आपका एससी, उसके बाद आता है एसटी, उसके बाद आता है बच्चे, राइट। सो ये इस मैं मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें स्टार्टर रहता है, मैं वैसे ही इसको याद कर लेता हूँ। सबसे पहले वुमेन आ गया, फिर एससी आ गया, फिर एसटी आ गया, फिर आपके पास बच्चे का कंपोनेंट आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो ये 5 वैसे ही, जैसे मेरे 5 उंगली की टाइप क्या है। अब कोई छोटा कोई बड़ा है, राइट। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने नॉर्थ ईस्ट को सबसे लास्ट में देखा। आई एम वेरी 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 वेल अवर्स ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन नॉर्थ ईस्ट एरिया। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम लोग यहाँ पे दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में रहते हैं, राइट। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, पंजाब, हाँ,
तो यहाँ पे हम रहते हैं तो वी कैन नॉट एबल अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। एक एक महीने तक वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहता है, तो बच्चे ने पढ़ना शुरू किया होगा मेरे साथ, उसके बाद एक महीने तक वो मेरी शक्ल नहीं देख पा रहा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट एनीवे समझने के लिए कि सरकार की तरफ से कितना एलोकेशन जा रहा है आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे इससे। अब यही जो पार्ट है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बजट एट अ ग्लांस। ये वही कंपोनेंट है जो मैंने आपको पहले बोला कि आपको यहां से एक्चुअल बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट्स, राइट, कौन कौन सा है आप यहां से देख सकते हैं। एक्चुअल ये किस साल का डेटा है, ये मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2022-23 के साल में 23-24 का बजट पेश किया गया था, तो 22-23 जो है वो आपका करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, वो है 21-22 का, तो एक्चुअल उसका आ गया। बजट एस्टिमेट्स आ गए 22-23 के, रिवाइज एस्टिमेट आ गए 22-23 के, और बजट एस्टिमेट्स आ गया 23-24 का, राइट। तो यहां पे भी एक मैजिक दिखाऊंगा, लेकिन इस टाइम पे ये मैजिक दिखाने का टाइम नहीं है। ये मैजिक जो होता है वो कई बच्चों ने देखा भी होगा, तो वो मैं बता देता हूँ क्या करवाता हूं मैं इसमें। हालांकि अभी यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहां से मैं बार बार बताता हूं वो ये है कि किस तरीके से इफ यू फॉलो दीज नंबर्स, राइट, इनको ऐड करूं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं और जो भी यहाँ पे मैंने लिखा होगा आगे भी, वहां से आप अगर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आ जाता है। तो ये जो है ये है फिस्कल डेफिसिट। ये एक्चुअली दिस इज नॉट द क्लास टॉपिक, ये मैं आपको बताऊंगा पब्लिक इकोनॉमिक्स के पार्ट में। तो सिर्फ मैं आपको रेफरेंस करने के लिए वो एस्ट्रिक साइन बता रहा हूं कि कहां पे मैं इसको पब्लिक इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में उठाऊंगा, लेकिन जब उठाऊंगा तब उठाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना कि ये जो पार्ट है ये कुछ नहीं, ये ही फिस्कल डेफिसिट है। विश्वास ना हो तो एक बार पढ़ लो, एक डेटा एक लिख लीजिए, मैं अगली स्लाइड में आपको यही दिखाने वाला हूं, राइट। उधार एंड अन्य देयता, दिस इज बेसिकली द बोरोइंग एंड द अदर लाइबिलिटीज। सो 15845221 नंबर याद रख लीजिएगा, 15845221 ये है आपका एक्चुअल, और यही आपका फिस्कल डेफिसिट है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया, 158451, एग्जैक्टली सेम नंबर। ये मैजिक जो है ये मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स क्लास में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो अभी किस लिए दिखाया था, अभी मैंने से वो चीज पॉइंट बताने के लिए। और अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से आपने जो पढ़ना है वो ये है रेवेन्यू डेफिसिट 4.4, 3.8, 4.4, 2.9। अब ये भी आप पढ़ चुके हैं, रिमेंबर सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड, बट वहां पे आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का डेटा नहीं था। वो नीचे एक जगह पे मैंने दिखाया था, ट्रेंड्स दिखाए थे इस तरह से, तो वहां पे आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिया है। तो आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, राइट। बहुत सारा डेटा वहां से वहां मैच करेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए, दिस इज द FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट टारगेट्स, जो कि टारगेट्स हैं 2025-23 के लिए, राइट। तो ये टारगेट्स लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में टारगेट वर्ड यूज किया है तो आप ये लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्या हो गया, तो आप लिखेंगे कि भाई 21-22 में 6.7 का फिस्कल डेफिसिट था, वित्तीय घाटा 6.7 था, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट 4.4, और यही चीज यहां पे भी है, देखिए 4.4, राइट। फिस्कल डेफिसिट कितना किया, 6.7, पूरा मैच हो रहा है, कोई अलग अलग डेटा नहीं है कि सर आपने यहां पे भी रखा है वहां पे भी रखा है, नहीं। ये जो है ये बजट एट द ग्लांस है, यहां पे टारगेट वर्ड मिसिंग है। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये टारगेट वर्ड के साथ आपको मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करें कि अगर क्वेश्चन में 2023-24 का टारगेट की बात आती है तो आप लिखेंगे 5.9, 2.9 एंड 2.3। हालांकि ये टारगेट, इसके आगे एक और टारगेट है जो है 25 साल का टारगेट है। एक्चुअली हुआ क्या था 2020 में जब कोविड-19 इंडिया में आया तो सरकार का बहुत सारा खर्चा बढ़ गया था। इसकी वजह से सरकार को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से, बिकॉज उसके हिसाब से तो एक टारगेट्स है, जिसके हिसाब से निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला कि हम 2025 में जाके जो टारगेटेड है 3.5 एंड 4.5 हम वहां पे जाके मैच करेंगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बारे में। तो इसलिए ये वहां तक जाने का टारगेट है। ये देखिए, ये उसका बेटर प्रेजेंटेशन है, दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आप अगेन यहाँ पे वही देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, डेटा सेम है। डोंट वरी कि सर आपने यहाँ पे भी डेटा दे रखा है वो भी दे रखा है। हालांकि ये आपको अगर दिख रहा है अच्छी तरह से, बहुत अच्छा, नहीं दिख रहा
तो कोई टेंशन नहीं है, ये डेटा आपको टेबल मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये 4.4 है, 6.7 है, 6.4 है, 6.4 है, 5.9, 3.8, 4.1, 2.9। अगर आप चाहें तो बताइएगा, मैं लिख दूंगा इसको। तो ये है 6.7, 6.4, 6.4, 5.9, 4.4, 3.8, 4.1, 2.9, ये आ गया आपका 3.4। ये आ रहा है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है आपका इट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। सो ग्रीन इज बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, ब्लू इज फिस्कल डेफिशिएट, रेड इज रेवेन्यू डेफिशिएट, और ये जो काला वाला है दिस इज प्राइमरी डेफिशिएट। मैं कुछ देख पा रहा हूं, कुछ कमेंट्स है यहाँ पे, स्टूडेंट लिख रहे हैं सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्लास में, अभी नहीं, दिस इज इंडियन इकोनॉमिक क्लास, राइट। सो ये 6.7, तो 3.4 आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट हो गया, ये है 21-22 में। तो 3.4, 2.8 सॉरी 2.6, उसके बाद आता है 2.9, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट का बता रहा हूँ। फिर है 1.7। और अगर हम बात करें आपका प्राइमरी डेफिशिएट का, तो प्राइमरी डेफिशिएट है, अब मैं प्राइमरी डेफिशिएट लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर से, लीजिए ब्लू कलर से लिखता हूँ प्राइमरी इफेक्टिव प्राइमरी डेफिशिएट। तो ये आ गया 3.3, 2.6 सॉरी 2.8, 2.8, फिर 3, फिर 2.3। टेंशन मत लो दोस्तों, ये चीज मैंने यहाँ पे ही बता रखी है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये नीचे यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.3, 3.2, और ये देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट जो वहां बताया है वही लिखा है वहां पे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। अब ये जो है हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास जा रहे हैं, तो पता है मुझे थोड़ी क्लास लंबी होगी, लेकिन बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी चीजें भी तो साथ में हैं, ये सारी चीजें करनी है, इंडियन इकोनॉमी छोड़ नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023-24 का। तो ये पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, राइट। इंडिविजुअल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हम इतना पैसा कमाते हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है और कहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे देखते हैं कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, दिस इज द रुपी कम फ्रॉम, भाई पैसा आता कहां से है, व्हाट आर द सोर्सेस, दीज आर द सोर्सेस, राइट, और दीज आर द डेस्टिनी, जहां पे पैसा सरकार खर्चा करती है, पॉलिसीज होगी, योजना हो गया, किस किस कहां जहां कहां कहां पैसा खर्चा करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, ऑब्वियसली सरकार का जो खर्चा है वो लाख करोड़ में होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक पैसे से समझा है कि 1 रुपए, राइट, 100% से आप कह सकते हैं। तो 1 रुपए अगर सरकार अर्न करती है, सरकार की आय है, तो वो 1 रुपए सरकार कैसा खर्चा करेगी, राइट, यही कॉम्पोनेंट है इसका। अब 1 रुपए के हिसाब से देखेंगे, अब 1 रुपए का मतलब हम पैसे की बात करेंगे, तो देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम सरकार के लिए है वो है बोरोइंग। सरकार के पास 1 रुपए कहां से आता है, 1 रुपए का 34 पैसे, 34 पैसा ऑफ ₹1 that the government of India earn is basically from borrowing and other liability। हालांकि वर्ड अर्न गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सरकार अर्न नहीं करती, सरकार इज फॉर द वेलफेयर मोटिव, राइट। सो बट फिर भी बेसिक पॉइंट समझाने के लिए मैंने वर्ड अर्न यूज किया है। अगर आप चाहें तो इस वर्ड को आप हटा सकते हैं, इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सरकार के पास जो 1 रुपए आता है, उस 1 रुपए में से 34 पैसा जो है वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है, यानी कि सरकार उधार में लेके 34 पैसा लेती है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स बड़ा है या इनकम टैक्स बड़ा है या जीएसटी बड़ा है, राइट। तो अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, 23-24 का। तो कॉर्पोरेट टैक्स देखिए 15 पैसे है, इनकम टैक्स 15 पैसे, जीएसटी 17 हो गया है। अब देखो, अब जीएसटी ज्यादा है यहाँ पे। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होगी, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो बात आपने कही, तो वहां पे आपने बोला डायरेक्ट ज्यादा है, इनडायरेक्ट कम है, बट आप यहाँ पे जीएसटी ज्यादा बता रहे हो। भाई डायरेक्ट तो और भी है ना, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम हो गया, वो भी तो बढ़ गए। तो इसलिए डायरेक्ट में सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स नहीं है, और भी टैक्सेस है। तो यहां पे आ गया कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स, इसका ना एक रिलेशनशिप है, इसका याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिखो मेरे साथ, अगर आप 23-24 का डेटा लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा जीएसटी ग्रेटर देन कॉर्पोरेट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स, राइट। और इसके आगे आता है आपका बेसिकली यूनियन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वो मैं बाद में बात करता हूं। यहां पे भी आप देख सकते हैं, वैसे भी इसके बाद आप लिख सकते हैं उसको। तो 23-24 के लिए क्या लिखेंगे,
इनकम टैक्स के बाद आता है कस्टम्स और एक्साइज टैक्स। तो यहां पे लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी, लिख लीजिए इसको, और उसके बाद आता है कस्टम्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कलर से, मैं दूसरे साल का लिख देता हूं। अगर मैं यही चीज 2022-23 के लिए लिखूंगा तो 22-23 का क्या होगा, देखिए सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, यहां पे भी कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स सेम है, तो 15-15 हो गया। जीएसटी 16 था तो यही चला, जीएसटी ग्रेटर देन कॉर्पोरेट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बाद देखिए हालत किसकी हो रही है, इनकम टैक्स के बाद आता है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम। बिल्कुल सेम ट्रेंड चल रहा है, सेम ट्रेंड। हालांकि ये ट्रेंड जो था वो 22-23 में चेंज हो गया था, 21-22 में चेंज हुआ था। So the trend is same for 2022, 23 and 23 and 24. However, there was a difference in the trend, particularly with respect to the GST and the corporate tax and income tax, where income tax superseded the corporate tax. Anyway, so the trend was there in 2021, 22, right? I think so. 21, 22. Just see this trend once. I have not included that here because last 2 years is very, very important. So that is why I have taken here. Okay. Now, anyone who can give me the answer or example for non-debt capital receipts? Non-debt यानी debt मतलब उधार, without incurring any debt, there is something called as capital receipt. Capital receipt is what you receive once in a blue moon. You don't receive it frequently, right? कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है, जो कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी को फर्क पड़ेंगे, और ये आप हर बार इसको आप रिसीट नहीं कर रहे हैं। तो नॉन डेट का मतलब क्या हुआ, ऐसा रिसीट जो कि आपने बिना उधार किए और एसेट्स एंड लायबिलिटी को फर्क करते हुए किया है। तो यहां पर तो कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉइंट, बिना उधार, उधार बिना किए, तो बिना उधार का मतलब तो फिर आप एसेट एंड लायबिलिटी कैसे फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी तो यहां बढ़ी नहीं, उधार तो नहीं लिया लेकिन एसेट कम हो गया, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। जो भी सरकार प्राइवेटाइज करने के बाद या डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा मिलता है, दैट इज द दिस। तो आप ये सोच लीजिए कि सरकार जो है वो टारगेट करके चलती है कि भाई हमें 2 पैसा 1 रुपए का 2 पैसा हमें डिसइन्वेस्टमेंट करके ही पैसा चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज जो सेक्टर्स काम नहीं कर रहे, एफिशिएंट नहीं है, उनको प्राइवेट को बेचना या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको बेच सकते हैं, राइट। इसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज ये पैसा वैसे भी दोबारा सरकार जो है यहां पे खर्चा करेगी, राइट। तो ये पॉइंट याद हो गया। इसी तरीके से आप कहां से पैसा आता है, ये तो हमने कर लिया, कहां पैसा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा देखिए कहां जाता है, स्टेट्स को टैक्स एंड ड्यूटीज के हिसाब से देने में 17% 17 पैसा वहां जाता है। उसके बाद आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना, पीएम किसान, ये जितने भी सेंट्रल स्कीम्स हैं इसमें और भी आते हैं, मनरेगा, देन यू हैव नेशनल असिस्टेंस फॉर सोशल असिस्टेंस, राइट। आई थिंक मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल गया इसको, सो नेशनल सोशल असिस्टेंस करके आता है ये, मैं थोड़ा भूल गया है, मनरेगा भी आता है इसमें, जितने भी सेंट्रल स्कीम्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आती है। 6 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है यहाँ पे, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आ गई यहाँ पे, पेंशन, डिफेंस, सब्सिडी। तो आप यहाँ से नंबर याद रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शेयर टैक्स, फिर आता है सेंट्रल सेक्टर, फिर आता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, वो डिवैल्यूएशन के हिसाब से, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट 20 है, ये भी है। इंडीड सबसे बड़ा ये वाला पार्ट है, मैंने ये मिस कर दिया। एनीवे, एक्चुअली आई मिस दिस पार्ट। सो नंबर 1 इज द इंटरेस्ट पेमेंट, नंबर 2 इज बेसिकली योर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड दिस पार्ट इट इज स्टेट, देन इट इज 3, देन इट इज 4, राइट, लाइक दिस, राइट। ओके, अब ये पूरा का पूरा आपका सेक्टरल परफॉर्मेंस आएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप पूरा देखिए, थोड़ा सा डेटा रिडंडेंट है यहाँ पे, आपके पास फिस्कल डेफिसिट का पूरा पार्ट आ गया। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैसे होगा, तो ये था 4.7, 9.2, 6.7, 6.4, ये वही डेटा है जो आपको पहले दे दिया मैंने। इन्फ्लेशन कितना चला है, यही से हमने स्टार्टिंग की थी क्लास की कि भाई नॉमिनल जीडीपी कितना सोच रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ये एवरेज इन्फ्लेशन में चल रहे हैं, दिस इज सीपीआई,
6.8 जो है दैट इज CPI, राइट, और WPI 11.5 पे चल रहा है, राइट। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो दिस इज 9.4, ये आपने पढ़ चुके हैं। 9.1 सबसे ज्यादा ग्रोथ रहा है सर्विस सेक्टर में, तीनों सेक्टर्स में से, राइट, जो कि 22-23 में 9.1 है, 21-22 में 8.4 है, 20-21 में सबसे कम गया था इसमें, वही मैंने आपको बताया था 7.8, और 19 में इट वाज 6.3। ये है ग्रोथ, राइट। अब आते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट रेट। तो इंडिया की पूरी जीडीपी की बात करें तो इट इज अराउंड लाइक 3.7 2019-20 में, 6.6 ये आपका गया था बेसिकली 21-22 20-21 में। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डेटा आपके पास ये भी रहेगा, याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एडवांस एस्टिमेट्स, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिल सकता है। तो अगर कहीं पॉइंट्स का गेम है तो छोड़ दो उसको, जो मैंने टेबल में दिया है वही चीज है, यहाँ से आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का देखिए 21-22 में 10.3 था, और दिस इज फॉर 2022-23 4.1। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यही मैंने आपको बताया था ना सिल्वर लाइनिंग। तो देखिए सर्विस सेक्टर नेगेटिव, इंडस्ट्री नेगेटिव, और यहाँ पे एग्रीकल्चर ही खड़ा है सीना तान के कि 3.3 पे, इसलिए इसको सिल्वर लाइनिंग बोला गया है, राइट। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, बस। अब आते हैं कुछ चुनिंदा जल्दी जल्दी चीजों के खत्म करते हैं इसको। सप्तऋषि नो, जैसे लास्ट टाइम आया था पीएम गति योजना, गति शक्ति में कितने पिलर्स होते हैं, राइट, उसी तरह ये वाला मैं सोच रहा हूं कि इस बार आ सकता है। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज हैं ऑफ बजट 23-24 में। ये 7 प्रायोरिटीज क्या है, ये 7 प्रायोरिटीज को पूरा याद रखना है आपको। रीचिंग द लास्ट माइल, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स में बार बार इसके ऊपर बात आ रही है। रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यही आपका अमृतकाल का ऑप्शन है। अमृतकाल को पाने के लिए, अमृतकाल जो अभी है हमारा ये 75 से लेके 100वें इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, यानी कि 2047 तक जो हमें अचीव करने हैं, यही 7 प्रायोरिटीज, इनको सप्तऋषि बोला गया है। और ये 7 प्रायोरिटीज जो हैं सरकार चाहती है इस बजट के द्वारा इन 7 ऑब्जेक्टिव्स को एम करके अचीव करना, राइट। ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट। कौन से हैं ये याद रखने हैं, मेरे ख्याल से ये आ सकता है पेपर में। अब कुछ क्विक फैक्ट्स, राइट। अब थोड़ा सा थ्योरी में आपको दे देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट। ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ से, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा कवर कर चुके हैं। इन चीजों को आप थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, राइट। जहां जहां पर्टिकुलर क्या करना है, जो भी आपके पास एक्रोनिम्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं UIDF, इसका मतलब क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना इज बीइंग एनहांस्ड बाय 66 टू ओवर दिस पार्ट 79। कभी अगर आउटले पूछ लिया, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था जल जीवन मिशन के ऊपर, हर घर नल से जल के ऊपर, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, राइट। तो ये जस्ट सिंपली रिमेंबर देम, राइट। इसके लिए आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट किया। ये देखिए मैंने बताया था ना आपको, टारगेट जो है आपका फिस्कल डेफिसिट का वो होना चाहिए 25-26 तक 4.5% तक, तो ये याद रखना। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज टू बी एनहांस्ड फ्रॉम 15 लाख से लेकर 30 लाख तक कर देंगे इसको। एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड टू बी सेट अप फॉर इंकरेजिंग एग्री स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर। To make India a global hub for Shri Anna, right? Shri Anna, the Indian Institute of Millet Research, Anna, राइट। तो ये वैसे भी साल जो है ये इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट का बोला गया है। मिलेट का मतलब क्या होता है, ये वो होता है जैसे चना, बाजरा, जवार, रागी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन है, नंबर 1 नंबर 2 पे है इंडिया, राइट। सो will be supported as a center of excellence for sharing the best practices, research and technologies at the international level। 20 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग के लिए। हालांकि ये सब पार्ट जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोल रहा, बिकॉज आगे इसके आगे जो क्लासेस होंगी उसमें आपके पास सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, राइट। तो वहाँ से हम इसको खींचेंगे, वहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्रीकल्चर में है, प्राइमरी इंडस्ट्री में है, सर्विस सेक्टर में है, ट्रेड में है, तो वहाँ पे आएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना, अभी तक हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री किसान संपदा संबंधी योजना,
अब देखिए पीएम मत्स्य योजना, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ टू बी लॉन्च to further enable the activities of the fishermen, fish vendors and micro and small enterprise, improve the value chain efficiency वगैरह वगैरह। तो पीएम मत्स्य योजना का पॉइंट क्या है, कितना पैसा लगाया जाएगा, 60,000 करोड़, 6,000 करोड़। और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि लास्ट टाइम जो था वो किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ और भी चीजें की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड को जो है वो फिशरमैन को भी दिया गया था, राइट, तो उनका भी टारगेट किया गया था उनको। जैसे अब ये है प्रणाम। अब प्रणाम याद है, जैसे कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया था, नीट का मतलब क्या है, NEAT, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नीट का मतलब क्या है। तो इस टाइप का ये आ सकता है कि पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमुलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। प्रणाम, ये वर्ड्स इतने डिफिकल्ट और इतने मतलब एक्रोनिम में बन रहे हैं। जैसे अगर एक वर्ड है गगन, गगन से आप ये सोचेंगे सर गगन क्या है, खाओ गगन रहो मगन, ऐसा नहीं। इट इज जियो एडेड, राइट, तो इट इज जियो एडेड, इट इज द योजना लॉन्च बाय द अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, इसरो के साथ है वो। तो इस सब की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मिष्टी, अब कोई बंगाली सुनेगा मेरे जैसे, कोई बोंग सुनेगा, वो कहेगा मिष्टी आजा, हाँ रसगुल्ला। No, it is Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes। आप इसके साथ इसको मैच नहीं कर सकते हैं। आप तुक्का लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सोच के देखिए। अगर पेपर में आ गया व्हाट इज मिस्टी स्टैंड फॉर, हमारा दिमाग तो यही चलेगा ना कि कहां पे क्या जोड़ेंगे इसको। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन फॉर द along the coastline and on the salt plain island salt plain lands through the convergence of, जब ये जो कोस्टल एरिया है वहां पे मैंग्रोव्स को उगाया जाएगा, उसके साथ साथ तो मैंग्रोव का कैंपा फंड और इन सबको मिक्स कन्वर्ज करके ये बनेगा। तो सिंपली रिमेंबर द एक्टिडोम। तो हालांकि जब एग्रीकल्चर करेंगे तो वहां पे मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा और लूंगा इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एट प्रेजेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया एट द कांस्टेंट प्राइस वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज यूज्ड एज द बेस। तो ये कौन सा होगा, 11-12, राइट, सिंपल पॉइंट है ये। ओके, आई कम अप विद द एंड, फाइन। सो हाउ वाज द क्लास, आई होप दैट कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ चीजें आपकी और भी डाउट रहेंगे, सर इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता। तो गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना एक मैक्सिमम पॉसिबल मैं लेके आ सकता था मैंने कोशिश की। ये एक शुरुआत है, आगे और भी क्लासेस करेंगे। तो कोशिश ये है कि दिसंबर 2023 तक किस तरीके से मैं आपको वो चीजें क्या दूं, आपके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, आपको मैं कितनी जल्दी एक इक्विप कर दूं, ताकि आपके पास वो सारी चीजें रहें कि आप पेपर दे सकें, राइट, और अच्छी तरह से देख सकें, क्रैक कर सकें, JRF के लिए जा सकते हैं। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट, मैं सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे और भी क्लासेस करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। आशा करता हूँ बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिली। एंड कीप लर्निंग, स्टे ट्यून एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई एम हियर, आपका डेफिनेटली होगा JRF, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।